मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे एसी थ्योरी और एसी थ्योरी के बाद फिर एसी जनरेटर और एसी मोटर। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट अथवा प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम लोग कहते हैं। आजकल इसी का सर्वाधिक उपयोग है, सर्वाधिक जनन है, सर्वाधिक सप्लाई है। हर जगह इसका उपयोग फैक्ट्री, कल कारखानों और घरेलू प्रयोगों में इसका सर्वाधिक एसी का ही उपयोग हो रहा है। और जहाँ पर यदि ज़रूरत पड़ती है तो उस एसी को हम लोग डीसी में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस तरह से आज हम सभी की आवश्यकता एसी बन गई है। बिना हम एसी के रह नहीं सकते, क्योंकि हर काम आपके जो है वैद्युत ऊर्जा पर ही निर्भर है। हमें पानी चाहिए तो वैद्युत ऊर्जा, हमारा टुल्लू नहीं चल रहा है, हमें हवा चाहिए, हमें एसी चाहिए। हमें खाना बनाना है तो हमें जो है ऊष्मा चाहिए, चाहे हम हीटर का प्रयोग करें, चाहे इंडक्शन का प्रयोग करें। इस तरह से हम लोगों का जीवन पूर्णतया जो है वैद्युत ऊर्जा पर निर्भर है। प्रोडक्शन नहीं होगा तो तमाम सामानें हम लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, तो वो हम लोगों का जीवन और कठिन होता जाएगा। तो इस तरह से अभी हमने चर्चा भी किया था कि आप लोग मैक्सिमम सुझाव दें कि पूरा इलेक्ट्रिकल समाप्त करके इलेक्ट्रॉनिक शुरू किया जाए, या अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक शुरू कर दिया जाए, बाद में जो है इलेक्ट्रिकल का ये एसी वाला पोर्शन शुरू किया जाए, क्योंकि डीसी का पोर्शन समाप्त हो गया है। तो तमाम बच्चों ने सुझाव दिया कि नहीं सर, पूरा अब प्रत्यावर्ती धारा का जनित्र, फिर प्रत्यावर्ती धारा की मोटरें, 3 फेज, इंडक्शन, सिंक्रोनस, और फिर उसके बाद जो है आप सिंगल फेज मोटर, ये सब पढ़ा लीजिए। तब उसके बाद जो है आप इलेक्ट्रॉनिक शुरू करिए। तो आप सभी के सुझाव पर आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। शुरू से हम लोग बेस से चलते हैं। अगर कोई लड़का नहीं भी पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है या उसमें और सारी बातें क्या हैं, तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। कोई ये ना समझे कि भाई वो पहले से पढ़ रहे हैं इसलिए उनके ज़्यादा समझ में आ रहा है और मैं आज नया जुड़ा हूँ इसलिए मेरे समझ में कम आ रहा है। जो बच्चा ये सोचता है कि आज मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ या पहली बार जुड़ा हूँ इसलिए हमारे समझ में कम आ रहा है, वो भ्रम में रहता है। आप जिस दिन जुड़िए हमसे और जिस दिन जो भी लेसन पढ़िए, जो भी टॉपिक्स पढ़िए, उस टॉपिक्स में ही आपको महारत हासिल कर लेनी है कि आज जो ये टॉपिक्स पढ़ाई गई और जिसको मैंने पढ़ा है, अब इसमें से कहीं से भी पूछा जाएगा तो मैं बताने में सक्षम हूँ। कहीं भ्रम नहीं पालना, क्योंकि हर टॉपिक्स अलग अलग होती है और हर टॉपिक्स के फार्मूले, सूत्र सब अलग अलग होते हैं। तो आप जहाँ से भी शुरू करेंगे वहीं से आपको जो है उस टॉपिक के सारे फार्मूले, उसका बेस, मैं कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर कर दूंगा, यहाँ तक कि आपको मास्टर बना दूंगा उस चैप्टर का। तो आप ध्यान से केवल मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए। तो आज हम लोग चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, अथवा इसको कहेंगे अल्टरनेटिंग। प्रत्यावर्ती की इंग्लिश है अल्टरनेटिंग धारा करंट सिद्धांत यानी थ्योरी। शॉर्ट में कहेंगे एसी थ्योरी। अब एसी धारा दो प्रकार की है, हमारी वैद्युत धारा दो प्रकार की है। वैद्युत धारा दो प्रकार की है। पहला हम लोग डीसी यानी जिसे कहते हैं दिष्ट धारा, और दूसरा है एसी जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा।
अब दोनों में अगर अंतर आप समझना चाहें तो डीसी की बात हुई है। दिष्ट धारा वह है जो समय के साथ साथ अपना मान व दिशा नहीं बदलती है या अपना मान परिमाण नहीं बदलती है, उसे हम लोग जो है दिष्ट धारा कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जो समय के साथ साथ अपना मान यानी परिमाण व दिशा दोनों बदलती है और पुनः एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसे बार बार दोहराती है। इसी को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। बार बार अपने मान व दिशा को एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ा अल्टरनेटिंग करंट अथवा प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन दोनों धाराओं का महत्व सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा तो प्रत्यावर्ती धारा, एसी धारा हम लोगों के सर्वाधिक जीवन में इसी का सबसे उपयोग है। लेकिन डीसी भी अपनी उपयोगिता बनाए हुए है। तो अगर हम लोग इन दोनों में अंतर देखें कि डीसी और एसी में अंतर क्या है, तो अगर अंतर आप देखना चाहें तो यहाँ पर मैं एक चार्ट बना देता हूँ, तो आपके समझ में थोड़ा कायदे से आ जाएगा। क्योंकि अधिकांशतः पूछता है कि एसी और डीसी में अंतर क्या है और उपयोगिता क्या है। तो ऐसे कॉलम बना लीजिए। यहाँ आपका हो गया मान लीजिए क्रमांक, यहाँ पर लिख लीजिए प्रत्यावर्ती यहाँ पर लिख लीजिए डीसी। यहाँ पर घटक लिख लीजिए। पहला क्रमांक, अगर इसकी परिभाषा कहें, पहला क्या है परिभाषा, तो प्रत्यावर्ती धारा को कहेंगे वह धारा जो अपना परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ साथ परिवर्तित करती रहती है तथा एक निश्चित समय अंतराल अपने इसी चक्र को दोहराती है, दोहराती रहती है
उसे एसी कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। और डीसी में लिखेंगे वह धारा जो समय के साथ अपने परिमाण व दिशा में परिवर्तन नहीं करती है, डीसी कहलाती है। ये तो पहली पॉइंट हो गई। ऐसे ही दूसरी पॉइंट आप लिखेंगे जनन लिख लें। जनन स्रोत प्रत्यावर्तक, जनन स्रोत है इसका प्रत्यावर्तक या इन्वर्टर। इसका जनन स्रोत है डीसी जनरेटर दिशा लिख लें। दिशा एक दिशीय और इसे कहेंगे एक दिशीय। परिमाण परिवर्तनीय और इसका स्थिर। अनुप्रयोग सीधे अब लिख लें। इसका प्रयोग एसी मोटर, प्रेरण मोटर,
परिणामित्र, परिणामित्र को ट्रांसफार्मर कहेंगे। इंडक्शन फर्नेस, एसी प्रेरण, एसी मोटर कामा प्रेरण मोटर कामा परिणामित्र इंडक्शन फर्नेस। आदि में बहुत सारा वैद्युत का उपयोग जो है, घरेलू उपयोग भी तमाम है। इसका डीसी का लिख लें, ट्रैक्शन कार्यों में ट्रैक्शन कार्यों में यानी खिंचाव वाले में, ट्रैक्शन कार्यों में बैटरी चार्जिंग में बहुत पूछता है। बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ट्रैक्शन कार्यों में, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में दिख रहा भाई। ट्रैक्शन कार्यों में, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में और मोटर की स्पीड नियंत्रण में, और भी इसका प्रयोग लिख लें, आप लिख लें मोटर का स्पीड नियंत्रण में और धातु शोधन में या मेटल शोधन में। इन सब कार्यों में जो है हम लोग डीसी का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि 10 लाख बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बैटरी चार्जिंग में किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका प्रयोग करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। ये बैटरी चार्जिंग वाला तो 10 लाख बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे बेटा आप ध्यान से देख लें। डीसी अपनी उपयोगिता बनाए हुए है और यदि डीसी हम लोगों को चाहिए तो हम लोग रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे है। तो ये हो गया हमारे घटक। अब हम लोग चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। डीसी की पूरी कहानी ख़त्म हो गई है। अब हम लोग चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के बारे में लिखते हैं। तो अगर एसी की परिभाषा आप लिखेंगे, यानी एसी किसे कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट जिसे आप कहेंगे, किसे कहेंगे, तो आपने परिभाषा यहाँ पर लिख लिया है। ये परिभाषा है, ये परिभाषा आपने यहाँ पर एसी की लिख लिया। तो क्या वह धारा जो समय के साथ साथ अपने मान, वह धारा जो समय के साथ साथ अपने परिमाण व दिशा को बदले तथा एक
निश्चित समय के बाद अपने आवर्त को बार बार दोहराए। उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब इसमें बेटा कुछ शब्दावलियां हम लोग प्रयोग करेंगे, देखेंगे ऐसी शब्दावलियां। ऐसी शब्दावली में पहला लिख लें साइन वेव। लिख लें वोल्टेज के कोण के ज्यामान का समय अक्ष पर प्राप्त किया गया वक्र साइन वेव कहलाता है। साइन वेव को ज्या तरंग कहें। क्या कहेंगे? ज्या तरंग। हिंदी कहेंगे ज्या तरंग। ऐसे हो जाएगा। ये हो गया आपका ज्या तरंग। ये हो गया आपका साइन वेव। आगे हम लोग चलते हैं।
एक हम लोग ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका साइन वेव। साइन वेव फॉर्म हो गया। इधर आपका ये हो गया मैक्सिमम मान, ये हो गया आयाम मान ए। ये क्या हो गया? ए हो गया आयाम मान, ए हो गया। ये हो गया यहाँ पर आपका मैक्सिमम मान। ये यहाँ पर हो गया एवरेज मान। ये हो गया आपका एवरेज मान, औसत मान, एवरेज मान। यहाँ पर हो गया π/2, यहाँ पर हो गया पाई, यहाँ पर हो गया 3π/2 और यहाँ पर हो गया 2π और यहाँ पर है आपका 0। ऐसे अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक को आवर्तकाल कहते हैं या तरंग दैर्ध्य कहते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ये हो गया तरंग दैर्ध्य। और इस यहाँ से यहाँ तक लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, कैपिटल टी। और इसी को एक चक्र कहते हैं। ये आपका एक चक्र, चक्र को साइकिल कहेंगे। यानी ये आपका लैम्डा हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया। और एक कोण हो गया, टोटल कोण हो गया 360 अंश। टोटल कोण कितना हो गया? कुल कोण हो गया 360 अंश। या 2π रेडियन। ये लिखा है 2π रेडियन। यहाँ तक कोण हो गया। ऊपर वाला आधा चक्र और नीचे वाला, ऊपर वाला प्लस है क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर ऐसे कहीं ग्राफ खींचा जाता है तो ऊपर प्लस होता है और नीचे
माइनस होता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऊपर प्लस होता है। तो ये अर्ध प्लस वाला ये चक्र है ये वाला, और ये जो है अर्ध निगेटिव वाला चक्र है। दोनों को मिला देते हैं तो इस तरह से एक चक्र बन जाता है। आधा ऊपर वाला चक्र ये वाला लिया हाफ पॉजिटिव, ये ऊपर वाला ये हाफ पॉजिटिव चक्र लिया, और नीचे वाला हाफ नेगेटिव ऐसे मिला दिया। तो इस तरह से हाफ नेगेटिव वाला ये चक्र मिलकर इस तरह से एक चक्र बन गया। इसी को हम लोग एक चक्र अथवा एक साइकिल कहते हैं। हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव मिलकर एक चक्र हो गया, यानी वन साइकिल हो गया। ये हाफ पॉजिटिव चक्र है ये वाला, और ये वाला जो है हाफ नेगेटिव चक्र है। हाफ दोनों को मिला दिया तो एक चक्र बन गया। दोनों मिलाने पर क्या हो गए, दोनों मिलकर एक चक्र बना देते हैं। तो इस तरह से दोनों मिलकर एक चक्र बना दिए। अब जैसे एक चक्र हो गया, दोनों मिलकर एक चक्र ऐसे बनाया, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव मिलकर दोनों मिलकर एक चक्र बना दिया, एक साइकिल बन गई। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे खींच दूँ और ये ऐसे खींच दूँ तो देखिए अब आपके समझ में आ रहा होगा कि कोण जो है कितने अंश का बन गया। ये कोण 90 अंश का हो गया, यहाँ तक 180 अंश हो गया, यहाँ 270 अंश हो गया, और यहाँ 360 अंश हो गया, और यहाँ पर जो है 90 अंश हो गए। ऐसे अगर चलें तो, या ऐसे चलेंगे तो इधर 90 इधर फिर 180 ऐसे हो जाए। देखिए तो ऐसे कोण बना ये चक्र ऐसे। तो यही कोण को 90 अंश को π/2 रेडियन कहेंगे। 90 अंश कहें अथवा इसी को π/2 कहें। 90 अंश को π/2, इसे 360 अंश कहें या पाई रेडियन इसे कहेंगे। ऐसे 360 को ही 2π कहेंगे, इसे कहेंगे 2π रेडियन। ऐसे आपका कोण बनता है। आधा चक्र ऊपर धनात्मक वाला, हाफ पॉजिटिव चक्र ऊपर धनात्मक वाला, और ये वाला चक्र आपका ये वाला है, और ये वाला चक्र आपका ये वाला है। दोनों को आपस में ऐसे मिला दिया, दोनों को आपस में ऐसे मिला दिया तो एक चक्र बन जाता है। तो वही लिखा है एक चक्र अथवा एक साइकिल, उसी को अंग्रेजी में कहेंगे। ऐसे बन गया, और एक चक्र बनने में कुल कितने अंश का कोण बना, 360 अंश का कोण बना। तो यहाँ से यहाँ तक 180 अंश का कोण बना। यहाँ पर कितने अंश का कोण बना, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं π/2 अथवा 90 अंश का। तो ये 90 अंश वाला, ये चिन्ह जो है ये 90 अंश वाला, ये 180 अंश वाला ये है, अथवा इसे आप मान लें ये 180 अंश वाला है। फिर यहाँ पर ये 270 वाला ये है, यहाँ पर जो है ये 270 वाला ये है, फिर 360 वाला ये है, ये है 360। ऐसे चलें तो वही है। और एक चक्र में चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो ये चित्र से आपको डिनोट हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं। हमारा साइन वेव हो गया है,
यही है आपका साइन वेव फॉर। अब हम लोग जो है इसमें एक एक करके चलते हैं। पहले लिख लेते हैं तरंग दैर्ध्य लिख लेते हैं, या पहले जो है आयाम मान ही लिख लेते हैं। आयाम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आयाम मान तो लिखेंगे बेटा मध्यमान से, ये आपकी मध्यमान लाइन है, ये मध्य लाइन है, ये वाली लाइन मध्यमान लाइन है। तो लिखेंगे मध्यमान से एक तरफ वोल्टेज या धारा I के अधिकतम मान को आयाम मान कहते हैं। स्मॉल a से व्यक्त करते हैं। फिर है बेटा दूसर का अधिकतम मान। अधिकतम मान को पीक मान भी कहते हैं। पीक वैल्यू, क्रिस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, आदि नामों से जाना जाता है। धारा I या वोल्टेज V के अधिकतम मान को आयाम मान या श्रृंग मान या उच्चतम मान
ये हो गया अधिकतम मान। V मैक्स या I मैक्स ऐसे लिखेंगे, V मैक्स या I मैक्स। औसत मान एवरेज वैल्यू लिख लें, औसत मान आधे चक्र का ज्ञात किया जाता है। औसत मान आधे चक्र का ज्ञात किया जाता है क्योंकि पूरे चक्र का औसत मान शून्य होता है। चित्र बना हुआ है और इस चित्र में आप देखें हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, अगर दोनों हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव को जोड़कर औसत है उसमें 2 से भाग देना है बेटा। तो इस तरह से पूरे चक्र का औसत मान हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव के कारण ये अर्ध पॉजिटिव है और ये अर्ध नेगेटिव है, दोनों को ऐसे मिलाते हैं तो एक चक्र बनता है। तो अगर पूरे चक्र का औसत ज्ञात करें, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे 2। तो ऐसा अगर करेंगे, कुल योग बटे 2 करेंगे तो मान ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। तो इसको याद कर लें कि पूरे चक्र का औसत मान शून्य होता है। तो इसलिए औसत मान आधे चक्र का ज्ञात किया जाता है। औसत मान या मध्यमान मान इसे कहेंगे, ज्ञात किया जाता है। इसे IAVE या VAVE से व्यक्त करते हैं। अगली पॉइंट लिखना चाहें तो लिख लें, यह तात्क्षणिक धाराओं या वोल्टताओं का औसत होता है। अतः औसत मान बराबर हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस
I4/4 ऐसे। तो औसत मान यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एवरेज मान लिखा हुआ, आधे चक्र का ही यहाँ पर मध्यमान मान या औसत मान लिया गया है। आगे ताक्षणिक मान भी लिख लें और औसत मान जो है वो लिख लें, एक फार्मूला लिख लें। आई एवरेज यानी बराबर होता है 0.637 गुणे आई मैक्स, या आई के जगह पर भी एवरेज बराबर होता है 0.637 गुणे वी मैक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे आएगा अभी बता देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 10 लाख बार आपसे पूछा जा चुका है, 10 लाख बार ये क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में पूछा है कि आई एवरेज बराबर क्या होता है, या ऐसे ये पूछा गया है। तो ये हो गया आपका अधिकतम मान हो गया आई मैक्स या वी मैक्स, तो यही लिखा है अधिकतम मान। आई मैक्स या वी मैक्स में जब 0.637 से गुणा कर देंगे तो एवरेज मान ज्ञात हो जाएगा, या धारा का या वोल्टता का। 0.637 से गुणा करना है, तो ये इतना होता ही है। आगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग लिखेंगे ताक्षणिक मान, लिख लें। अभी इसको मिटा देता हूँ। ताक्षणिक मान चित्र वहाँ आप देख ही रहे हैं, चित्र में सारी बातें लिखी हुई हैं। ताक्षणिक मान अभी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर ताक्षणिक मान भी लिख लें, तब और क्लियर हो जाएगा। ताक्षणिक मान को इंग्लिश में कहेंगे इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस वैल्यू लिख लें। किसी क्षण विशेष पर जो वोल्टेज या धारा का मान होता है, उसे ताक्षणिक मान कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है, इससे एक क्वेश्चन मिलना तय है, और वो चैप्टर हम लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है जिससे हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है। 2 मिल जाए तो और हमारा अच्छा भाग्य है, लेकिन हमारे लिए वही चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जिससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमारे छूट जाते हैं, बहुत सारे हमारे जो है चैप्टर छूट जाते हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, उस पेपर में नहीं पूछा गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन तो तय है और 2 भी क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से लिए जा सकते हैं और लिए जाते हैं। किसी क्षण, चलिए
ताक्षणिक मान कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। ताक्षणिक मान के बाद हम लोग लेते हैं RMS मान। RMS वैल्यू जिसे कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। RMS मान या वर्ग माध्य मूल मान जब धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मानों के वर्गों का माध्य लेकर उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तब इसे RMS मान प्रभावी मान आभासी मान वास्तविक मान या आभासी मान ही रहने दीजिए, आभासी मान आदि लिख लें, कहते हैं। इसे VRMS या IRMS से व्यक्त करते हैं। अब लिखेंगे, अगली पॉइंट इसमें लिख लें, VRMS बराबर होता है 0.707 Vmax, या यहाँ गुणे कर लें ऐसे, एक ये फार्मूला बन गया। ऐसे होता है IRMS बराबर 0.707 गुणे I मैक्स। ये हो गया, चाहे वोल्टता यानी मैक्सिमम मान में 0.707 से गुणा कर दें तो हमें जो है RMS मान ज्ञात हो जाएगा। अगली पॉइंट इसी में लिख लें, वोल्ट मीटर
ये भी क्वेश्चन 1,00,000 बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन 1,00,000 बार पूछा गया है। वोल्ट मीटर तथा एम्पियर मीटर RMS मान ही व्यक्त करते हैं। इस प्रकार वैद्युत गणना में सदैव RMS मान का ही प्रयोग होता है। अगली पॉइंट हम लोग लिखेंगे। अब इसमें एक पॉइंट में थोड़ी जगह लिख लेते हैं। मैक्सिमम मान कामा RMS मान व एवरेज मान में संबंध। तीनों में संबंध, यह आपकी हेडिंग हो गई, तीनों में संबंध। तो तीनों में संबंध लिख लें। लिख लें V मैक्स बराबर होता है करणी में 2 VRMS बराबर होता है π/2 V एवरेज। ऐसे ही I के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे I मैक्स बराबर करणी में 2 I एवरेज। धारा के लिए भी लिखेंगे बराबर होता है π/2 I एवरेज। ये तीनों में संबंध है। मैक्सिमम मान ये है, यहाँ पर ये है मैक्सिमम मान। आयाम मान ही मैक्सिमम मान होता है। मैक्सिमम मान कितने पर है? 90 अंश पर है इधर, और इधर 270 अंश पर है मैक्सिमम मान। फिर RMS मान आपको लिखाया गया और औसत मान, ये और पूरे चक्र का हम लोग RMS मान लेते हैं, क्योंकि आधा धनात्मक चला आधा ऋणात्मक चला। तो इस तरह से हम लोग जब धन का भी वर्ग करेंगे, मानों के वर्गों का माध्य, तो जब धन 5 का वर्ग करेंगे तब भी 25 हो जाएगा, और ऋण 5 का भी वर्ग करेंगे तब भी धन 25 हो जाएगा। और फिर उनका औसत लेकर और फिर उनका वर्गमूल ले लेते हैं, तो उसी को कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान अथवा RMS मान। और इसी RMS मान को हमेशा हमारा वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर जो रीडिंग हमें देता है वो यही RMS मान देता है। और RMS मान और इस अधिकतम मान में मैक्सिमम मान, जैसे आपकी धारा या वोल्टता बेटा चलेगी तो यहाँ 0 है, 0 से 1, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मान लीजिए कि यहाँ 7, तो 7 जो है आपका ये मैक्सिमम हो गया, 7
एम्पियर की धारा मैक्सिमम चलेगी, फिर 7 से घटेगी तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ फिर यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5 और फिर यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1 और फिर यहाँ हो जाएगा 0। तो ऐसे जो आपने परिभाषा लिखा प्रत्यावर्ती वेव, वेव माने तरंग होता है, वेव माने क्या होता है, तरंग होता है, तो ये वेव फॉर्म में चलती है। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो तात्क्षणिक धारा आपने लिखा है उसके लिए अभी मैं आपको समीकरण बताता हूँ। तो आप देखें कि ये समय के साथ साथ 0 से अधिकतम तक गई। सपोज कर लीजिए कि 7 एम्पियर तक मैक्सिमम गई और फिर 7 एम्पियर से घटते हुए 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर 0 हो गई। इस तरह से घटती है, फिर ऋणात्मक में चलती है। तो ये चल रही है ऐसे, कैसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है और ये वाली जो चल रही है वो ऐसे चल रही है। यानी ये जो चल रही है ऐसे बेटा, ये जो चल रही है ऐसे, ऐसे चल रही है, ये जो है इसका चक्र जो है अगर आप देखें तो ये ऐसे ऐसे चल रही है। कैसे कैसे चल रही है, ये ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है। यानी ये चल रही है क्लॉकवाइज और ये वाली चल रही है जो ऐसे जा रही है, ये ऐसे ऐसे चल रही है, ये चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ना, ये ऐसे ऐसे चल रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये आधा चक्र क्लॉकवाइज चलती है और आधा चक्र एंटी क्लॉकवाइज चलती है। या ऐसी आधा धनात्मक चलती है तो नीचे जो है आधा ऋणात्मक चक्र चलती है। आधे धनात्मक चक्र को और आधे नीचे वाले ऋणात्मक चक्र को मिला देते हैं तो दोनों मिलकर एक चक्र बन जाते हैं और इस तरह से कुल कोण बन जाता है 2 पाई रेडियन अथवा 360 अंश। यहाँ पर कितना बन जाएगा, 360 अंश का कोण बन जाता है। समय लेंगे तो यहाँ पर समय जो है T/2 हो जाएगा। पूरा समय यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर समय आपका हो जाएगा T/2, लेकिन यहाँ पर समय हो जाएगा T/4। कितना हो गया समय, यहाँ पर हो जाएगा T/4, 2 का भी आधा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने तीनों में संबंध देखा। अब अगर जो है आपको कोई भी मान इसमें से ज्ञात करना है, RMS मान ज्ञात करना है या कुछ भी ज्ञात करना है, तो आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जहाँ पर तात्क्षणिक मान आप लिखे हैं वहाँ पर आप देखें और यहाँ पर अभी पहले देख लें। इसी मान को इन तीनों में संबंध आपने लिखा। अब अगर आपसे मैं कह दूं कि Vmax बराबर करणी में 2 गुणे Vrms है, तो आप इसका मान देखें कितना आएगा। तो आप यही फार्मूला लिख लें कि चाहे I वाला लिख लें I, हम जानते हैं कि I max बराबर होता है करणी में 2 गुणे I RMS बराबर होता है π/2 I एवरेज, ये होता है। अब आप इनमें पक्षांतर करके देखें तो देखें इतने मान आता है कि नहीं आता है। I RMS बराबर आता है 0.707। तो यहाँ से आप लिखें I RMS बराबर होता है I max बटे यहाँ करणी में 2 से गुणा है तो यहाँ करणी में 2 से भाग हो जाएगा। अब ऊपर भी आप चाहे तो करणी में 2 का मान
1.414 होता है, या करड़ी में 2 से ऊपर और करड़ी में 2 से नीचे आप गुणा कर दें तो ये 2 बन जाएगा। 2 का मतलब हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब इतने को या 1 में भाग दे दें, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणे 1 मान लें। अब 1 में भाग देना है करड़ी में 2 से, तो करड़ी में 2 का मान होता है, करड़ी में 2 का मान होता है 1.414, ऐसे होता है। करड़ी में 2 का मान इतना होता है। अब भाग देंगे दशमलव, ये ज़्यादा है भाग नहीं जाएगी तो ऊपर दशमलव लगा देंगे। अब इसको 10 बना देंगे। अब देखिए कई बार भाग जा रही है, तो अब जाएगी भाग 7 बार। तो लिखेंगे, भाग हम लोग दे रहे हैं, लिखेंगे 7 चौक 28, इसके आगे दशमलव लगा के 0 0 आप बढ़ा लें ऐसे। 7 चौक 28 के 8 हाथ में लगा 2, 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28 के 8 हाथ में लगा 2 और 7 एकम 7, 2 9, इतना आ गया। इसको यहाँ से एक उधार लेंगे, 10 में ले 8 गया 2, यहाँ 9 में ले 0, यहाँ 9 में ले 8 गया 1 और ये कट गया, इतना आ गया। अब भाग फिर नहीं जाएगी, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे और फिर तब यहाँ पर 1 और 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग 7 बार जाएगी। तो इस तरह से आपकी यही वैल्यू जो है बराबर इतना हो जाती है। तो इसी बात को हम लोगों ने लिखा IRMS बराबर होगा इतना बटे इतना, बराबर हो जाएगा 0.707 I max, ये लिखा है गया आपको। इसी को सरल करेंगे, ऐसे किसी को भी सरल कर लें। I एवरेज बराबर भी आप देखेंगे तो आ जाएगा 0.637। ये तीनों में संबंध हो गया। अब हम लोग थोड़ा तात्क्षणिक मान को और देखते हैं। तात्क्षणिक समीकरण, धारा या वोल्टता का तात्क्षणिक समीकरण। धारा या वोल्टता का तात्क्षणिक मान न अब लिख के अब समीकरण लिखें। तो यही है। अब इसी को अगर हम यहाँ पर जो है आपका चित्र अगर ऐसे बना दूं, यही आधा धनात्मक चक्र ऊपर वाला और आधा ऋणात्मक चक्र ऊपर वाला मिलाकर ऐसे बना दूं, ऐसे ये चक्र बन गया। अब यहाँ पर जो है कायदे में तो देखिए होगा क्या कि जब यहाँ पर आप एक चुंबक लगा देंगे, एक चुंबक लगा दिया, एक चुंबक लग गया, ये मान लीजिए कि नॉर्थ पोल लग गया, और इधर पर एक आपका साउथ पोल लगा दिया, एक मैग्नेटिक पोल लगा दिया, ये साउथ पोल लगा दिया। ये आपका चुंबक लग गया ऐसे, ऐसे ये चुंबक लग गया, इधर ये चुंबक लग गया, ऐसे ये चुंबक लग गया। चुंबक में जब किसी चालक को घुमाएंगे, मान लीजिए कि ये चालक आपने ले लिया, ऐसे एक चालक को घुमा रहे हैं, तो ये चालक आपका जब घूमेगा ऐसे, ये चालक ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे ऐसे नाचेगा मान लीजिए। तो ये कोण अगर थीटा है, तो यहाँ से अगर हम लोग जो है इस पर लंब डाल दें,
और यहाँ से इस पर लंब डाल दें, इसे O कह दें। ये बिंदु मान लीजिए A है, तो ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण। तो ऐसे एकांतर कोण आपस में बराबर हो गए। तो मान लीजिए कि कोई चालक यहाँ पर था, अब यहाँ से ये घूम कर ये यहाँ पहुँच गया, तो ये कितना कोण, ये चालक ऐसे घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये थीटा अंश के कोण पर, तो ये मान लीजिए कि यहाँ बिंदु P पर आ गया, ये बिंदु P है। तो इस कोण में चलेंगे, थीटा अंश के सामने की ये भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा तब आपकी कर्ण होगी। क्या होगी? ये वाली भुजा आपकी कर्ण होगी। कोण के सामने की भुजा, हम लोग ये वाला कोण ले लेते हैं, ये वाला कोण ले लेते हैं। इस कोण के सामने की ये भुजा जो है, जो कोण लिया जाता है उसके सामने की भुजा लंब होती है और ये वाला जो है कर्ण या अधिकतम मान हो गया। तो हम लोग अगर इस वाले कोण से लें तो ये आपका हो गया अधिकतम मान और ये वाला हो गया तात्क्षणिक मान। OP क्या हो गया? तात्क्षणिक मान हो गया। OP क्या हो गया? ये हो गया आपका तात्क्षणिक मान। और OA क्या है? अधिकतम मान। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPA से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है OP बटे कर्ण है OA। OP क्या है? तात्क्षणिक मान है, तो लिख देंगे तात्क्षणिक बटे अधिकतम मान। ये कर्ण है, कर्ण एक तरह से अधिकतम है, तो अधिकतम मान हो गया। यहाँ से हम लोग तात्क्षणिक मान यानी OP बराबर लिखेंगे, तो OP बराबर हो जाएगा OA साइन थीटा। OP बराबर हो जाएगा, यानी OP क्या है? तात्क्षणिक मान। तो इस तरह से हो गया तात्क्षणिक मान बराबर OA अधिकतम मान। तो अधिकतम मान को अगर हम लोग I max कहें तो हो गया I max साइन थीटा। तो ये एक समीकरण बन गया, इस तरह से हो गया। इसी को पलट कर तात्क्षणिक मान को यदि हम स्मॉल I से डिनोट करें तो हो गया I बराबर स्मॉल I बराबर हो गया I max साइन थीटा, और थीटा बराबर ओमेगा टी भी होता है। थीटा बराबर ओमेगा टी भी होता है, क्योंकि कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोण बटे समय होता है। ओमेगा बराबर होता है कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोण बटे समय से। आप देख लें तो हो जाएगा थीटा बराबर ओमेगा टी। तो इस तरह से ये समीकरण हुआ। इसे ही तात्क्षणिक मान आई, इसे लिख देते हैं इधर
ताक्षणिक मान, धारा का ताक्षणिक मान I बराबर हो गया I मैक्स, यानी धारा का अधिकतम मान। मैक्स का मतलब अधिकतम मान, चाहे साइन थीटा लिखिए अथवा थीटा के जगह पर ओमेगा टी लिखिए। तो ये हो गया धारा के ताक्षणिक मान का समीकरण। ऐसे ही वोल्टता का भी लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखेंगे वोल्टता के ताक्षणिक मान भी बराबर हो जाएगा V मैक्स साइन ओमेगा टी। तो इस पर भी आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा कि ताक्षणिक मान या किसी क्षण, ताक्षणिक मान क्या है? किसी क्षण विशेष पर धारा अथवा वोल्टेज का जो मान होता है उसी को हम ताक्षणिक मान कहते हैं। इस तरह से ताक्षणिक मान हो गया I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी। ऐसे ही वोल्टता का ताक्षणिक समीकरण अगर पूछेगा तो आप कहेंगे V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी। कहाँ से आया? इस फार्मूले से, यहाँ से ऐसे आपको डेरिवेशन करके हमने दिखा दिया। अब इसके बाद जो है, अभी बहुत सारे मान इसमें हैं। अब हम लोग आवृत्ति लिखेंगे, बस थोड़े समय में इसे हम लोग वीडियो पूरा कर देते हैं। आवृत्ति, चूँकि इसमें आवृत्ति भी होती है, आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसे चक्र प्रति सेकेंड, कोष्ठ में C/S या हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। अगली पॉइंट लिख लें, F बराबर Pn/120 होता है आवृत्ति। F फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति F बराबर ऐसे हो गया, बराबर 1/T भी होता है। V बराबर n लैम्डा और n बराबर 1/T भी होता है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये है आवृत्ति के लिए फार्मूला। अगली पॉइंट लिख लें, भारत में या इंडिया में AC फ्रीक्वेंसी, AC फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, फ्रीक्वेंसी में केवल 3%। ये भी 1 लाख बार क्वेश्चन पूछा, ये भी 1 लाख बार क्वेश्चन पूछा, ये भी 1 लाख बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो एकदम बहुत सावधानी पूर्वक इसका नोट्स बनाना। फ्रीक्वेंसी में केवल 3% का उतार चढ़ाव अनुमन्य है।
इससे ज़्यादा नहीं, 100 में 3% मतलब 100 में 3, लेकिन इंडिया में 50 है तो 50 में फिर 1.5 हो जाएगा। 50 का मतलब 51.5, 1.5 जोड़ेंगे तो 51.5 और 1.5 माइनस करेंगे तो 48.5, तो 48.5 हर्ट्ज तक अनुमान्य है और उधर 51.5 तक। अब हम लोग एक पॉइंट और लिखते हैं, वो है रूप गुणांक, फॉर्म फैक्टर। एक पॉइंट और लिखें बेटा, रूप गुणांक, जिसे कहते हैं फॉर्म फैक्टर, और इसे कहेंगे KF। लिख लें, वोल्टता या धारा के RMS मान व एवरेज मान, वोल्टता या धारा के RMS मान व एवरेज मान के अनुपात को रूप गुणांक कहते हैं। रूप गुणांक कहते हैं। अतः रूप गुणांक के F बराबर हो गया, चाहे धारा लीजिए चाहे वोल्टता लिख लीजिए, तो लिख लेंगे IRMS या VRMS बटे I एवरेज बराबर आ जाएगा 1.11। न विश्वास हो तो मान रख कर देख लीजिए, इसे याद कर लें। ऐसे ही एक और है आपका शिखर गुणांक, पीक फैक्टर, लिख लें धारा या वोल्टता के अधिकतम मान व RMS मान के अनुपात को शिखर गुणांक कहते हैं। KP से व्यक्त करते हैं पीक फैक्टर भी कहते हैं, इसे लिखा है पीक फैक्टर। KP बराबर हो गया I max बटे I RMS बराबर आप लिख सकते हैं I max बटे I RMS के जगह पर आपको लिखाया गया
IRMS, वहाँ पर आपने लिखा है कि आई मैक्स बराबर, अच्छा ऐसे लिख लें, आई मैक्स बराबर होता है करड़ी में दो आई एवरेज। ऐसे आई मैक्स बराबर होता है करड़ी में 2 IRMS। IRMS ऐसे लिख लें या बोल्डता के रूप में लिख लें, और बटे में IRMS है ही तो IRMS ऐसे ही, ये कट गया तो बराबर करड़ी में 2 माना जाएगा, या बराबर 1.414। इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, मात्रक का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मात्रक नहीं है। दोनों जो है धारा है मैक्स, माने ये मैक्सिमम एम्पियर में है और ये RMS का मान एम्पियर में। ऐसे ही बोल्डता में भी कोई भी लड़का लिख सकता है कि KP बराबर, अगर कोई लड़का ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकता है V मैक्स बटे V RMS, क्योंकि ऊपर आप लिखें कि ये RMS मान के अनुपात को शिखर गुणांक कहते हैं, बराबर V मैक्स को आप लिख सकते हैं करड़ी में 2 V RMS बटे V RMS उतार दें, देखिए ये कट गया, बराबर करड़ी में 2 मान आ गया। तो इस टाइप से है। तो ये आप रूप गुणांक और शिखर गुणांक का भी मान पूछता है कभी कभी कि कितना होता है, तो फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है, ये याद कर लिए। इसका कोई मात्रक या यूनिट नहीं होती है। वैसे शिखर गुणांक का मान करड़ी में 2 होता है अथवा 1.414 होता है, इसे याद कर लीजिए। तो इस तरह से आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। और एसी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, उनकी शब्दावलियाँ सब आपकी आज समाप्त हुई। आज से आपका एसी स्टार्ट हो गया है, श्री गणेश हो गया है। खूब अच्छे ढंग से इसका नोट्स बनाइए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आज है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों। धन्यवाद।